हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ITR 1 ITR 4 अब आप फाइल कर सकते हो। एक्सेल यूटिलिटी आ गया है, ऑनलाइन अभी नहीं आया, जैसे आएगा उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। पिछला वीडियो हमने बनाया था ITR 1 एक्सेल यूटिलिटी में कैसे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 4 फाइल कर सकते हैं एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करके। बहुत ही आसान है, सारे डिटेल ऑटोमेटिकली फीड होते हैं, तो ज्यादा कुछ एफर्ट आपको करना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एक काम कर लेना है, एक फोल्डर बना लीजिए। जब भी एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हो, एक फोल्डर जरूर बना लो और सारे इंपॉर्टेंट जो फाइल्स होते हैं उसी फोल्डर में आप रखो, ताकि आपको यहाँ वहां देखना ना पड़े, आसानी से आपका ITR फाइल हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि ITR 4 के लिए आप अपना फाइनल अकाउंट बना लो। ITR 4 में आपको पूरा डिटेल भरना नहीं पड़ता है, लेकिन फाइनल अकाउंट आपके काम में आएगा जब भी आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, लेने जाओगे तो आपको फाइनल अकाउंट पूछा जाता है। तो फाइनल अकाउंट अगर आपके पास रहेगा तो आपका जो ITR है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इसको बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे में आपका ये फाइनल अकाउंट बन जाता है। फॉर्मेट आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। अदरवाइज रेडीमेड अगर चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ ऊपर आपको मेन्यू में डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न का टैब है, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर दिखाई देता है। नीचे आओगे, यहाँ पर ITR 4 है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो यहाँ पर यूटिलिटी एक्सेल बेस का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको कॉपी कर लेना है या कट कर लेना है, और जो फोल्डर हमने बनाया हुआ था वहां पर पेस्ट कर देना है। इस तरीके से जिप फाइल आपका आ जाएगा। राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो एक फोल्डर यहाँ पर उसी नाम से दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर लो। यहाँ पर ITR 4 का एक्सेल यूटिलिटी आपको दिखाई दे जाता है, डबल क्लिक करो और इस तरीके से ओपन हो जाता है। कुछ इस तरीके से एरर दिखाई देते हैं, तो इनेबल के बटन पर क्लिक कर दो। अगर सारा सेटिंग आपका सही रहेगा तो इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। इससे पता चल जाता है कि मैक्रोज वगैरह आपका सब इनेबल है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको ITR फॉर्म दिखाई दे जाता है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसको आप जूम भी कर सकते हो। नीचे आओगे, यहाँ पर आपको जूम करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। नीचे देखिए यहाँ पर टैब है, ये इनकम डिटेल वाला पेज है। उसके बाद शेड्यूल BP है, शेड्यूल TDS है, शेड्यूल IT है, शेड्यूल TCS है, और आखिरी में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का शेड्यूल मिल जाता है। इन सारे शेड्यूल को हमें भरना है 1 बाय 1, और उसके बाद हमें जेसन फाइल जनरेट करना होता है। देखिए इस ITR फॉर्म को हमें मैनुअल भरना नहीं है, डेटा इंपोर्ट कर लेना है। डेटा इंपोर्ट कैसे करना है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान देना है डेटा इंपोर्ट करते समय, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे वेब ब्राउजर में। ऑलरेडी हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर हैं। ऊपर देखिए लॉगिन का बटन आपको दिखाई दे जाता है, क्लिक कर लो। अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जब आ जाओ तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डिटेल है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आपको अपना इनकम डिटेल चेक करना है। इनकम डिटेल चेक करने के लिए आपको जाना है AIS पर। यहाँ पर AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दो। एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरीके से। अब इस पेज पर AIS दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। यहाँ पर TIS और AIS दिखाई दे रहा है। TIS में समरी दिखाई देता है और AIS में आपको डिटेल में सारा कुछ दिखाई दे जाता है। सबसे पहले आप समरी पर ही क्लिक कर दो। समरी से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि कौन सा इनकम ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। जब TIS पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से समरी दिखाई दे जाता है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, बिजनेस रिसिप्ट इतना हुआ है, और GST टर्नओवर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारा डिटेल आपको भी दिखाई देगा। और ध्यान दीजिएगा, आपको चेकआउट कर लेना है कि जो भी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है अप टू डेट हो गया है, कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में देखिए थोड़ा सा डिटेल इनकम्प्लीट है। बिजनेस रिसिप्ट दिखाई तो दे रहा है, लेकिन GST टर्नओवर 0 दिखाई दे रहा है। अब हम ITR का डेमो बना रहे हैं, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि हमारा अपडेट हो गया है, लेकिन आपको मान के नहीं चलना है। आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका सारा डिटेल अप टू डेट हो गया है। उसके बाद फिर से आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। इनकम डिटेल चेक करने के बाद अब आपको TDS का डिटेल चेक करना है। ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने TDS क्रेडिट को चेक कर सकते हो।
अब AIS में जो बिजनेस रिसिप्ट था वही 26 AS में भी हमें दिखाई देना चाहिए, कम नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पर TDS पूरा जमा हुआ है या नहीं हुआ वो भी आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि TDS यहाँ पर कम दिखाई देता है, फिर भी लोग ITR फाइल कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो रिफंड है वो कम हो जाएगा या तो आपको डिमांड नोटिस भी आ सकता है। तो वो सब गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। ITR फाइल करने का जो ड्यू डेट है बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, 15 सितंबर कर दिया हुआ है, तो अभी काफ़ी समय है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। तो ये सब आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इनकम डिटेल, TDS का डिटेल चेक करने के बाद अब आपको बैंक का डिटेल चेकआउट करना है। बैंक अकाउंट आपको यहाँ होम पेज पर ही दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल के नीचे यहाँ पर अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अगर बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा तो ऊपर देखिए आपका नाम दिखाई देता है, क्लिक करो। यहाँ पर माय प्रोफाइल दिखाई देता है, इस पर क्लिक करो तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर भी माय बैंक अकाउंट है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। हमारे केस में एक बैंक अकाउंट ऐड है, ये वैलिडेटेड भी है और EBC इनेबल्ड भी है, तो इसमें हमारा TDS रिफंड आ जाएगा। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रिफंड दिखाई दे रहा है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका रिफंड का अमाउंट बहुत ज्यादा है तब आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हमारे केस में 32,000 के आसपास ही है, तो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट आपका ऐड होना चाहिए, एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट ऐड होना ही चाहिए, तभी ITR फाइल होगा। मल्टीपल बैंक है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिर से डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब बैंक अकाउंट भी मान लेते हैं कि हमारा अप टू डेट है। उसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ नाम पर, माय प्रोफाइल पर, पर्सनल डिटेल यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस चेक कर लेना है। सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए और आपका खुद का होना चाहिए। भले आप ITR दूसरे से फाइल कराते हो, आपका ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए ताकि कुछ भी एक्टिविटी हो इनकम टैक्स पोर्टल पर तो आपको पता चले, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो यहाँ पर अपना डिटेल ही इंटर करिएगा। अगर सही नहीं दिखाई दे रहा तो अपडेट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर से हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। जो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है ये आप अप टू डेट कर लीजिएगा। जब सारा कुछ अप टू डेट हो जाए तब आपको जाना है ई फाइल में, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और नीचे आना है डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा, इस तरीके से फाइल होगा, यहाँ पर प्रीफिल लिखा गया होता है, ठीक है। इसको भी आप अपने फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। सारा फाइल एक जगह पर होगा तो बहुत ही आसानी से आपका ITR फाइल हो जाएगा, ठीक है। हमने कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है। अब जो भी सारे स्टेप्स थे इनकम टैक्स पोर्टल पर सारे हमने कर दिए हुए हैं। अब हमें अपने ITR को भरना है। एक्सेल यूटिलिटी जब आप ओपन कर लोगे, इनकम डिटेल्स वाले पेज पर आपको जाना है। यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में ऊपर जाओगे तो इंपोर्ट प्रीफिल दिखाई देगा, इस पर क्लिक करो। अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, ओके पर क्लिक करो। अब जहाँ पर आपने प्रीफिल वाला जेसन फाइल रखा हुआ है वहाँ पर चले जाओ और उसको सेलेक्ट कर लो। ये देखिए ये है प्रीफिल का, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो डेटा प्रीफिल हो रहा है, कुछ समय लगता है तो आपको वेट करना है। जब प्रीफिल हो जाएगा तो शेड्यूल BP पर आकर देखिए ये अपने आप रुक गया है। जब एक्टिविटी रुक जाएगा इसका मतलब प्रीफिल्ड हो गया है। अब आपको जाना है इनकम डिटेल्स वाले पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पर्सनल डिटेल है, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। ये सब आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ रॉन्ग होगा तो उसको आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पर आ गया है। अब स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि हम किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे। हमने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया तो सैलरी वाला जो यहाँ पर बॉक्स होगा वो डिसेबल हो जाएगा, वहाँ पर कुछ इंटर नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस पॉपअप में आ रहा है। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) है, बिफोर ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था या पुराना।
तो अगर नया टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ था तब आपको यहाँ पर नो करना है, और अगर पुराना टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ था तब यस करना है। यस करोगे तो आपको फॉर्म नंबर 10 IEA से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, हमने वैसे भी पिछले साल नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस साल आप क्या करना चाहते हो, नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो या पुराना। अब देखिए सवाल को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ कि उसका इंटेंशन क्या होता है। तो हम पुराना टैक्स सिस्टम नहीं चुनना चाहते हैं, नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पुराना टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो, यस पर क्लिक करोगे तो आपको इस साल का फॉर्म नंबर 10 IEA भरना पड़ेगा, उसका डिटेल भी यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेक्शन 139(1) है उसका जो 7वां प्रोविजन है उसके अंडर क्या आप एलिजिबल होते हैं। 7वें प्रोविजन में देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से अगर कोई भी चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। अगर इसमें से कुछ भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तब यहाँ पर नो करना है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी का ऑप्शन है, हमारे केस में नो ही है, आपके केस में यस होगा तो यस करके फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका डिटेल भी भरना पड़ेगा। हम खुद से कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो अब इनकम का डिटेल हमें यहाँ पर भरना होता है। बिजनेस इनकम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि शेड्यूल BP जब हम भरेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हमने भरा नहीं है तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद सैलरी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये जो बॉक्सेज हैं वो डिसेबल हैं। ऊपर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, हमने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया हुआ था, वहां पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट कोई सिलेक्ट करते हो तब ये इनेबल हो जाएगा। हमने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया था इसलिए डिसेबल है। और नीचे आएंगे तो उसके बाद अब हमें यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल इंटर करना पड़ सकता है। अगर आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर दिया हुआ है तो उसका डिटेल आप इंटर कर सकते हो। लेट आउट आप सिलेक्ट करो और उसके बाद जो रेंट रिसीव हुआ है उसका डिटेल आप इंटर कर सकते हो। अगर होम लोन है लेट आउट वाले प्रॉपर्टी पर तो उसके लिए देखिए एक नया शेड्यूल यहाँ पर आ गया है 24B। इसमें आप होम लोन का डिटेल इंटर कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो इंटरेस्ट वगैरह का। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो हम जाने देंगे। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और होम लोन है तो न्यू टैक्स रिग्मे में उसका बेनिफिट अलाउड नहीं है। हमने न्यू टैक्स रिग्मे सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और होम लोन है। अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, होम लोन का। ठीक है, तो हमारे केस में देखिए कुछ भी नहीं है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। देखिए 2 इनकम यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे रहा है, प्रीफिल्ड डेटा से ये आ गया है। और अगर आपको प्रीफिल्ड डेटा आ भी जाता है तो एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि अमाउंट सही है या नहीं। ठीक है, मान लो कोई ऐसा भी अदर सोर्स का इनकम है जो यहाँ पर प्रीफिल्ड नहीं हुआ है तो ऐड रो पर क्लिक करके आप उसको ऐड भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो, अमाउंट इंटर कर दो। उसके बाद नीचे आएंगे, डिविडेंड अगर आपको रिसीव हुआ है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। डिविडेंड आपको देखिए पीरियड वाइज इंटर करना होता है। ठीक है, ये सारा पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है वो आपको बताना होता है। और नीचे आएंगे तो अब डिडक्शन का डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। हमारे केस में हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो एक ही डिडक्शन हमारे लिए एलिजिबल है, बाकी कोई भी डिडक्शन का हम लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर इनकम और उसके टैक्स का कैलकुलेशन हो जाता है, अभी नहीं हुआ है, कैसे होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इनकम डिटेल्स वाले पेज का सारा एंट्री हमने कर दिया हुआ है। अब ऊपर जाएंगे, ऊपर जब जाओगे तो यहाँ पर वैलिडेट का बटन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से अलर्ट आएगा कि शीट इनकम डिटेल्स इज ओके। ठीक है, इसका मतलब हमने जो डिटेल भरा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इनकम डिटेल्स टैब भर गया है। अब शेड्यूल BP पर जाएंगे। शेड्यूल BP में जब हम आते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से पेज आता है। सेक्शन 44 AD और ADA को हम कवर कर लेंगे, मतलब बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम को। यही को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, सेपरेट वीडियो इसका हमने बनाया हुआ है और ज़्यादा इसमें कुछ भी चेंजेस है नहीं, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 44 AD की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ बिजनेस ऑटोमेटिकली आ गया है, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो गया है। बिजनेस कोड भी पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो गया है। अगर ये नहीं है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो मैनुअली। ठीक है, या आपने कोई एक्स्ट्रा दूसरा भी बिजनेस चालू किया हुआ है तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, आपको
टर्नओवर और इनकम का डिटेल इंटर करना है। टर्नओवर और इनकम का डिटेल हमने अपने फाइनल अकाउंट में बनाकर रखा हुआ है। फाइनल अकाउंट ओपन करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर हमने बनाकर रखा हुआ है। अब टर्नओवर हमारा 35 लाख के आसपास है, बैंकिंग चैनल के थ्रू 33 है और जो कैश में है 174 के आसपास है। तो ये टर्नओवर सबसे पहले हम इंटर कर देंगे। ITR में आएंगे तो E1 में जो ए वाला ऑप्शन है, बैंकिंग चैनल के थ्रू जो टर्नओवर हुआ है उसको यहाँ पर हमें इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, रिसिप्ट इन कैश है, कैश ट्रांजैक्शन जो भी है उसको यहाँ पर इंटर करना है। तो टोटल टर्नओवर हमारा आ गया है। अब जो हमारा यहाँ पर टर्नओवर है उसका प्रॉफिट भी हमें दिखाना है। प्रॉफिट के लिए यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं। जो बैंकिंग चैनल के थ्रू है उसका प्रॉफिट आपको इस बॉक्स में दिखाना है E2 के ए में, और जो भी बैंकिंग चैनल का टर्नओवर है उसका 6% मिनिमम आपको यहाँ पर दिखाना ही दिखाना है। 6% से कम आप दिखा नहीं सकते हो, ज़्यादा दिखा सकते हो। हमारे केस में देखिए सेक्शन 44 AD के तहत जो हमारा टर्नओवर है उसका प्रॉफिट निकालेंगे 6%, तो ये अमाउंट आता है। बट हमारा जो एक्चुअल है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम एक्चुअल वाला प्रॉफिट ही यहाँ पर दिखाएंगे। रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। रीज़न ये है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो टैक्सेबल नहीं है। ज़्यादा वाला यहाँ पर हम प्रॉफिट दिखाएंगे जो एक्चुअल में है, तो बैंक लोन वगैरह में हमें आसानी होगा। ठीक है, बहुत कम दिखा देंगे तो बैंक लोन वगैरह हमें मिलेगा नहीं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर कंडीशन भी है कि E1A का 6% या तो जो अमाउंट आपने अर्न किया हुआ है उसमें से जो हायर होगा, तो जो हायर अमाउंट है वो हमने इंटर कर दिया हुआ है। आप चाहो तो 6% से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर इंटर कर सकते हो, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगा। हमने ज़्यादा वाला अमाउंट इंटर किया हुआ है ताकि फ्यूचर में हमें फ़ायदा हो जाए। ठीक है, कैश वाला जो अमाउंट है तो यहाँ पर 13,000 आ रहा है, एक्चुअल में 72 है, तो 72 हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना है कैश में 6% नहीं 8% का रूल एप्लीकेबल होता है। जो ये कैश वाला ट्रांजैक्शन है इसका 8% मिनिमम आपको यहाँ पर दिखाना होगा, 8% से कम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है। यही प्रॉफिट हमारे PNL अकाउंट में भी है, ये देखिए। ठीक है, तो मैच हो जा रहा है ITR का कॉपी और ये फाइनल अकाउंट एकदम मैच हो जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिजनेस का टर्नओवर और इनकम दिखा सकते हो। कोई भी आपको अगर क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इनकेस आपको कोई अगर प्रोफेशनल इनकम है तो उसके लिए आप सेक्शन 44 AD का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको बिजनेस का नाम डालना है, उसके बाद बिजनेस कोड डालना है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है, बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना आया है और कैश में कितना आया है वो आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर एक ही चेंज है कि जो प्रॉफिट ऊपर 6% या 8% होता था बिजनेस में, प्रोफेशनल इनकम में चाहे जो हो, कैश का हो या बैंकिंग चैनल का, दोनों को मिलाने के बाद जो टर्नओवर आता है उसका 50% आपको यहाँ पर इंटर करना है। जल्दी से डिटेल भर के मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने नेम बिजनेस का डाल दिया, बिजनेस कोड डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। उसके बाद देखिए बैंकिंग चैनल के थ्रू हमें प्रोफेशनल फीस इतना रिसीव हुआ है और कैश में इतना रिसीव हुआ है, टोटल 14 लाख हो गया है। तो जब प्रॉफिट आप दिखाओगे तो यहाँ पर ये जो 14 लाख है टोटल अमाउंट, उसका 50% आपको दिखाना है। मिनिमम 7 लाख यहाँ पर रखना ही रखना है। 7 लाख से ऊपर रख सकते हो, नीचे नहीं रख सकते। इस तरीके से आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो सेक्शन 44 ADA का रूल है किसके लिए एप्लीकेबल है, कितने टर्नओवर पे एप्लीकेबल है, सेक्शन 44 AD हो या ADA, इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। हमने एक सेपरेट वीडियो इसका बनाया हुआ है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, 50 लाख तक का अगर ग्रॉस रिसिप्ट है आपका प्रोफेशनल इनकम का, तब आप सेक्शन 44 AD का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जहां पर अगर आपका प्रोफेशनल इनकम 75 लाख है तो भी सेक्शन 44 AD का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से सेक्शन 44 AD में भी टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक का है तो सेक्शन 44 AD का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जहां पे टर्नओवर 3 करोड़ तक होगा तो भी सेक्शन 44 AD का इस्तेमाल कर सकते हो। सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है डिटेल में, तो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA दोनों को हमने कवर कर लिया हुआ है। 44 ADA हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं।
अब बिजनेस का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जीएसटी का डिटेल हम भर सकते हैं। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है तो देखिए जीएसटी नंबर आप मेंशन कर दो और रिटर्न भरते समय आउटवर्ड सप्लाई टोटल आपने कितना दिखाया हुआ है पूरे साल भर में वो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दो। हमारे केस में ऑटोमेटिकली आ गया है, आपके केस में नहीं आएगा तो मैनुअल आप इंटर कर देना, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी आपको इंटर नहीं करना है। अब स्क्रॉल करके और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स हमें इंटर करना है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 बॉक्सेस हैं जो कंपलसरी आपको भरना है, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर का होता है, इन्वेंट्री का होता है, डेटर का होता है और कैश इन हैंड का होता है। ये चारों आपको कंपलसरी भरना है। अगर इन चारों में से भी कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो भी कम से कम यहाँ पर 0 इंटर कर देना है, ठीक है। हमारे केस में हमने देखिए फाइनल अकाउंट बनाकर रखा हुआ है। बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये चारों ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, इनको हम जल्दी जल्दी इंटर कर देते हैं। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का भी डिटेल हमने भर दिया हुआ है। शेड्यूल बीपी में जो भी डिटेल हमें भरना था सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। अब ऊपर जाएंगे, ऊपर आएंगे तो यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। शीट ओके है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब हम जाएंगे शेड्यूल टीडीएस पर। यहाँ पर अलर्ट मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पर देखिए टीडीएस 1 है, अगर सैलरी आपको है उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं आता है तो भी मैनुअल आप इंटर कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है 26 AS आपको वेरीफाई कर लेना है, वहां पर दिखाई देगा तो यहाँ पर आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में बिजनेस इनकम था, उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ था तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। बिजनेस इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है या सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको टीडीएस 2 वाले बॉक्स में दिखाई देगा। जैसे कि हमारा बिजनेस इनकम है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मान लो कि आपका टीडीएस तो डिडक्ट हुआ है, 26 AS में दिखाई भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आया नहीं है तो मैनुअल भी आप अमाउंट इंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस सेक्शन में हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। टीडीएस का यहाँ पर ड्रॉप डाउन है तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा चेकआउट कर लीजिएगा। मान लो कि रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप सही भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कितना हमें क्लेम करना है, जितना डिडक्ट हुआ है पूरा हम क्लेम करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको 26 AS से वेरीफाई कर लेना है। फिर कितना ग्रॉस अमाउंट है और कौन से हेड में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है। इस तरीके से सारा डिटेल आपका दिखाई दे जाएगा, नहीं दिखेगा तो मैनुअल भी भर सकते हो। अब डिटेल जब आप भर लो तो ऊपर चले जाओ, ऊपर आओगे तो यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये शीट भी ओके हो गया। अब आपको शेड्यूल आईटी में जाना है। शेड्यूल आईटी में आओगे, अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, ओके पर क्लिक कर दो। यहाँ पर कोई भी इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका एंट्री आप कर सकते हो। डिटेल भर के वैलिडेट कर देना है। उसके बाद शेड्यूल टीसीएस है, अलर्ट मैसेज को हटा देंगे। टीसीएस भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो भर देना है और फिर वैलिडेट कर देना है। आखिरी में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का आपको शेड्यूल दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर टीडीएस का डिटेल है और रिफंड का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। जो भी अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिफंड का या अमाउंट पेबल का, अभी आपको इसको नहीं देखना है क्योंकि अभी हमने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। फिलहाल नीचे आप देखिए कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है तो रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो। काफी लोग एग्जेम्प्ट इनकम को नहीं दिखाते हैं तो बहुत बड़ी गलती है, जरूर दिखाना चाहिए। टैक्स लगेगा नहीं तो दिखा दीजिएगा ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता भी चल जाए कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सिलेक्ट कर लो और उसका अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दो। थोड़ा सा नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो देखिए इस बार असेसमेंट ईयर 2025-26 से एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अगर एग्जेम्प्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट का तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। कितने में आपने बेचा है और कितने में खरीदा है वो आप मेंशन कर दो। ध्यान देना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1,25,000 से कम होगा तब आपको यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2025-26 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन लिमिट है 1.25 लाख का है। उससे अगर ज्यादा का अमाउंट है तब ITR 1 में नहीं दिखाना है, ITR 2 या 3 में दिखा सकते हो। अगर लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो भी ITR 2 या 3 में दिखाना है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक का डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर नहीं आया होगा तो मैनुअल भी आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में एक ही बैंक अकाउंट था, एक बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है रिफंड के लिए, ठीक है।
नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो वेरिफिकेशन का सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। हमारा नाम यहाँ पर दिख रहा है, फादर नेम दिख रहा है, किस कैपेसिटी में ITR फाइल हो रहा है, पैन नंबर, प्लेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डेट दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर ब्लैंक है तो आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो। TRP का डिटेल हमें नहीं भरना है क्योंकि हम ITR खुद से फाइल कर रहे हैं। सारा डिटेल जब आप भर दो तो ऊपर जाओ, ऊपर आपको वैलिडेट का बटन दिखाई देता है, क्लिक कर दो। अलर्ट आएगा कि ये शीट भी ओके है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, सारे शेड्यूल को हमने भर दिया हुआ है। अब इनकम डिटेल्स वाले पेज पर जाएंगे। इनकम डिटेल पेज पर आ गए हैं। अब ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद देखिए राइट साइड में आपको यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। टैक्स कैलकुलेट हो गया है। अब नीचे आएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इनकम दिखाई दे रहा है, इतना टैक्स बन रहा था और रीबेट के जरिए वो सेटअप हो गया। तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है। कोई टैक्स लायबिलिटी अगर बनता तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देता। जो भी अमाउंट आपका यहाँ पर दिखाई देगा वो आपके TDS के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट होगा रिफंड या टैक्स पेबल वो आपको टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज पर दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज पर जाओगे तो यहाँ ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका टैक्स अमाउंट पेबल है या रिफंड है। हमारे केस में रिफंड दिखाई दे रहा है। टैक्स पेबल होगा तो इसके ऊपर अमाउंट पेबल में दिखाई देगा और यहाँ पर ही टैक्स पे करने का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अगर टैक्स लायबिलिटी है आपको भरना है तो टैक्स लायबिलिटी भर के फिर ITR फाइल करना है। जब टैक्स लायबिलिटी आप भर दो तो उसका डिटेल आप शेड्यूल IT में भर दो। यहाँ पर आप भर दो। जब यहाँ पर भर दोगे तो टैक्स पेड वेरिफिकेशन में फिर से जाओगे तो यहाँ पर आपका जो टैक्स पेबल है 0 हो जाएगा। जब टैक्स पेबल 0 हो जाएगा तब आपको अपना जेसन फाइल जनरेट करना है, फिर ITR फाइल करना है। अदरवाइज क्या होगा, आपको डिमांड नोटिस आ जाएगा और डिमांड नोटिस को सॉल्व करने में ना कभी कभी सालों लग जाते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है, हमें रिफंड आ रहा है। अब हम जेसन फाइल जनरेट करेंगे। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इनकम डिटेल्स वाले शेड्यूल में जाना है। ऊपर जाएंगे तो फिर से एक बार कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर लेंगे क्योंकि बिना कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक किए अगर जनरेट जेसन पर क्लिक करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए हमें फिर से बोल रहा है कि कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करो। ऑलरेडी हमने किया हुआ था, फिर भी आपको एक बार कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करो। अब ये कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट टैक्स हो गया है। अब जनरेट जेसन पर क्लिक करो। जेसन फाइल अब जनरेट हो रहा है। जेसन फाइल जनरेट हो गया है और देखिए ये जो पाथ है यहाँ पर सेव हुआ है। हमने जो फोल्डर बनाया हुआ था यहाँ पर ITR 4 का जो हमने यहाँ पर फोल्डर अनजिप किया हुआ था यहाँ पर ही सेव हो गया है। ऑटोमेटिक सेव हो जाता है इस फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पर ITR 4 और आपका पैन नंबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यही फाइल है जिसको अभी हमें अपलोड करना है। अब डिटेल सारा हमारा कंप्लीट हो गया, जेसन फाइल जनरेट कर दी है। अब इसको अपलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर फिर से आ जाना है। लॉगिन का बटन ऊपर दिखाई देता है, क्लिक कर देना है। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR सबमिट करने का पेज आ जाता है। आप चाहो तो डायरेक्टली जेसन फाइल को यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए ऑफलाइन आपको सिलेक्ट करना है। अभी ऑनलाइन का फॉर्म आया नहीं है तो असेसमेंट ईयर जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, लेकिन फ्यूचर में दिखाई देगा। तो ऑफलाइन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है 139(1) और फिर यहाँ पर ऑडिट है या नहीं तो नो, और उसके बाद ITR टाइप में आपको ITR 4 सिलेक्ट कर लेना है। नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। मान लो जब आप लॉगिन करते हो तो आपको अगर इस तरीके का पेज नहीं आता है, डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पर चले जाते हो इस तरीके से, तो फाइल नाउ पर क्लिक करोगे तो भी आपको ये वाला पेज आ जाएगा। अदरवाइज ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करोगे तो भी सेम पेज आ जाएगा। ठीक है, और फिर ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैंने अभी बताया। जब सारे ऑप्शन आप सही तरीके से सिलेक्ट कर लो तो नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप अपने जेसन फाइल को अपलोड कर सकते हो। जो अभी हमने जनरेट किया हुआ था उसको अटैच कर लेना है। अटैच फाइल पर क्लिक करोगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा और ये रहा जेसन फाइल जिसे हमें अपलोड करना है। सिलेक्ट कर लो और ओपन पर क्लिक कर दो। अब ये देखिए वैलिडेट हो रहा है। सब कुछ अगर सही होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई दे जाएगा, कोई भी एरर नहीं है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। सबसे बेस्ट होगा कि तुरंत आप ई वेरीफाई नाउ को सिलेक्ट करो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे,
यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लो। सबसे अच्छा है कि पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड के लिए हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ITR 4 का एक्सेल यूटिलिटी कैसे भरा जा सकता है, कैसे जेसन फाइल जनरेट होता है, कैसे अपलोड होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर किया हुआ है। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरे ITR कैसे फाइल करना है या ITR से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन सब का सोल्यूशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।